Hi, future dentist. I'm Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and today I'm here with yet another new video, and the topic is burr and burr designs. ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है इस वीडियो के लिए, जिसमें मैंने इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसमें से एक होता है इसका स्कीमेटिक डायग्राम बर्र डिज़ाइन का, सेकेंड इज रेक एंगल पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, एंड थर्ड इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द बर्र। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बर्र एंड बर्र डिजाइंस। अब कोई भी सरफेस रफनेस जो होती है किसी भी अनफिनिश्ड रिस्टोरेशन पे, दैट कुड लीड टू प्लाक एक्यूमुलेशन। वहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेट हो सकता है, उसकी वजह से जिंजिवाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से सरफेस स्टेनिंग हो सकती है, या फिर पुअर रिस्टोरेशन भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें एक वेल पॉलिश रिस्टोरेशन, फिनिश रिस्टोरेशन की ज़रूरत होती है फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड एस्थेटिक्स। नाउ लेट्स सी what is burr. Burr could be defined as a rotary cutting instrument with cutting head of various shapes and 2 or more shaped blades. या तो एक ही तरह के शेप का हो सकता है, या एक से ज़्यादा तरह के भी शेप का हो सकता है ब्लेड उसका, and used for the rotary grinder. अब बेसिकली बर्र का डेफिनेशन इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बर्र। एंड आई हैव गिवन वन मोर ऑप्शन, बर्र अगर सिंपल एक लाइन में याद रखना है तो यू कैन ऑल्सो से बर्र इज अ स्मॉल कटिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग ब्लेडेड कटिंग हेड। ओके, सो दीज टू आर द definition if you want to remember. Then primarily used in dentistry for preparation and finishing of the cavities and restoration. All of us know this, it's just I wanted to specify this in words. Let's see the parts of the burr. This is very important and this is asked also in Viva कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं। 3 पार्ट होते हैं बर्र के, जैसे कि इस फोटो में भी दिख रहा है। फर्स्ट इज द शैंक, नेक एंड हेड। तो शैंक क्या होता है? शैंक वो वाला पार्ट होता है जिसको हम अपने हैंड पीस पे डालते हैं। हैंड पीस बहुत तरह की होती है, आप एरोटर में डाल सकते हो, आप माइक्रोमोटर में डाल सकते हो। सो बेसिकली जो भी पार्ट हमारे बर्र का हैंड पीस पे सिक्योर करते हैं ताकि हम उस बर्र को यूज कर सके, ड्राइव कर सके, तो उसको हम कहते हैं शैंक। दूसरा होता है शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? दैट कनेक्ट्स, जिसको हम नेक भी कहते हैं। वो क्या करता है? शैंक को हेड से कनेक्ट करता है, उसका इतना ही काम है। एंड थर्ड इज द हेड पार्ट, जिसमें सारे ब्लेड्स लगे होते हैं और वहीं पे बेसिक एक्शन होता है बर्र का, विच इज मिलिंग या कटिंग। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर 3 पार्ट्स। ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द बर्र। सो इट्स शैंक, नेक और हेड। नेक को शाफ्ट भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। फिर हर क्लासिफिकेशन जो है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर कि 4 तरह से हम क्लासिफाई करेंगे बर्र को। एक तो उसके कॉम्पोजिशन, मतलब किस चीज का बना होता है। दूसरा कि शेप क्या होता है उसके बर्र हेड का। तीसरा स्पीड क्या होती है। एंड फोर्थ इज द डिजाइन, हेड डिजाइन। सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन, फर्स्ट इज द स्टील बर्र, सेकेंड आर द टंगस्टन कार्बाइड बर्र, जिसको कार्बाइड बर्र भी कहते हैं, एंड थर्ड आर द डायमंड बर्स, जिससे हम क्राउन कटिंग करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपने इन तीनों बर्र का यूज किया होगा अपने क्लिनिक में, वरना कम से कम देखा तो होगा, ये आपके डेंटल किट में होगा। सेकेंड वन इज द अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बर्र हेड। सो इट कुड बी राउंड, इट कुड बी एग और प्योर शेप्ड, इट कुड बी इन्वर्टेड कोन बर्र, स्ट्रेट फिशर बर्र और टेपर्ड फिशर बर्र। अब इन हर एक तरह के जो शेप होते हैं बर्ड्स के, उनके इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द स्पीड। एक या तो लो स्पीड बर्ड्स होंगे जो कि 10,000 आरपीएम के नीचे यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड बर्ड्स 10,000 टू 1.5 लाख आरपीएम, एंड द अल्ट्रा हाई स्पीड जो कि 1.5 लाख आरपीएम के ऊपर यूज कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू द हेड डिजाइन। अब ये हेड डिजाइन वाला क्लासिफिकेशन जो है ना, ये पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज द ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंड वंस आर द अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू
discuss in detail about the bladed instrument. What is positive rake angle burr, what are the negative rake angle burr, and what are the zero rake angle burrs. ये सब आपको समझ में आएंगे. First, let's see the steel burr. ठीक है, so जो composition में हमने देखा था, first one was the steel burr, second one was the carbide, and then the diamond point. So let's see the steel burr. ये किस चीज का बना होता है? These are made up from the hypereutectoid steel. Hypereutectoid steel का मतलब क्या हुआ? Those ones जिसमें कि कार्बन कंटेंट जो होता है 0.8% से ज्यादा होता है, उनको हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील कहते हैं. एडवांटेज क्या होता है? Can cut the dentine effectively, resilient and tough, and can be prepared in thin sections. And disadvantages क्या होता है? बहुत जल्दी blunt हो जाता है अगर हम उसको enamel में use करें, and then less hardness होता है इसका 800 BHM. The next one are the tungsten carbide burrs, जिसका composition, this is the composition जिसमें cobalt जो होता है 5 to 10% होता है, iron 2% होता है, nickel 0.15 to 0.25 होता है, टाइटेनियम इसमें 0.01 से 0.1 होता है. बैलेंस टंगस्टन कार्बाइड बर्र कार्बाइड भी यूज करते हैं उसमें. ऑल द अबव इंग्रेडिएंट्स कैसे बनाएंगे? फिर जब सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं एक साथ इन पाउडर्ड फॉर्म एंड देन मोल्डेड इन अप्रोप्रिएट शेप, जिस भी शेप का हमें बर्र चाहिए, एंड देन उसको हेल्ड अंडर प्रेशर इन वैक्यूम. उसके बाद व्हेन हीटेड टू 1350 degree Celsius below its fusion temperature, centering temperature के below, then partial alloying होता है of ingredients take place to form a bonded matrix. ठीक है, तो सारे पाउडर्स को हमने मिक्स किया, जैसा शेप देना है दिया, उसको अंडर प्रेशर वैक्यूम में, एंड देन उसको हीट देंगे जस्ट बिलो इट्स सेंटरिंग टेम्परेचर, उससे उसकी पार्शियल अलॉइंग हो जाएगी. दैट्स हाउ वी मेक द टंगस्टन कार्बाइड बर्र. Then it is then cut to required shape using the diamond cutters. अब properties क्या होती है tungsten carbide burr की? It is considerably hard, more hard than the steel, अभी हमने जो देखा था. So efficient in cutting enamel. Then more rigid with high modulus of elasticity, लेकिन more brittle होता है, and not resilient like steel, so cannot be prepared in thin sections. Next is the burr head design. This is the most important part in this whole video, and this is the most asked question in exam also, and you need to understand this. Even मेरे BDS days में मुझे ये बिल्कुल याद नहीं रहता था और मैं हमेशा याद करती थी और फिर भूल जाती थी. I have tried to make it as simple as possible और I am pretty sure कि इसके बाद आप भूलोगे नहीं. ठीक है, सो burr head design एक एक करके मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करूंगी सारे टर्म्स से, और आपको ऐसा ही डायग्राम अपने एग्जाम में भी बनाना है. सो यू हैव टू मेक अ बर्र, देन ऑल द रेडियल लाइंस, सो कटिंग एज. सेकेंड टर्म इज द टूथ फेस, बैक और फ्लैंक, रेडियल लाइंस, रेक एंगल, टूथ एंगल, फ्लूट और चिप एरिया, एंड क्लियरेंस एंगल. So these are the terms which we need to understand about the burr head design. So first let's see what is flute or chip area. Okay, तो अब जो burr होता है ना, that burr head consist of, अब ये जो भी आप क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे हो ना, वो burr के head के शेप का है. ठीक है, so जो burr का head होता है ना, उसमें बहुत सारे यूनिफॉर्मली स्पेस्ड ब्लेड्स होते हैं. ठीक है, तो कुछ डिप्रेस्ड एरिया होगा और कुछ एलिवेटेड एरिया होगा. तो जितने भी डिप्रेस्ड एरिया हैं उनको हम कहते हैं फ्लूट एरिया. ओके, आई होप इट्स क्लियर. मैंने सारे जगह पे एरोज लगा रखे हैं. सो दिस इज द डिप्रेस्ड एरिया एंड दीज आर द एलिवेटेड एरिया. सो जो डिप्रेस्ड एरिया है, एवरीवेयर जो भी यूनिफॉर्मली शेप्ड डिप्रेस्ड एरियाज हैं, वो सारे एरियाज को कहते हैं फ्लूट और चिप एरिया. ठीक है, क्लियर. देन कम्स की जो डिप्रेस्ड एरिया है, उसके बाद जो प्रोजेक्शन निकला होता है, सो दो प्रोजेक्शन निकलेगा. दीज प्रोजेक्शन ऑफ द burr head इज नोन एज ब्लेड और द टूथ. ठीक है, तो जो डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड फ्लूट एरिया, एंड जो उसका प्रोजेक्शन है उसको कहेंगे ब्लेड और द टूथ. अब ये जो नंबर ऑफ ब्लेड है burr का, वो यूजुअली इवन नंबर में रखा जाता है, क्योंकि अगर इवन नंबर में रहता है तो मैन्युफैक्चर करना ईजी हो जाता है. इसीलिए 6 to 10 उसमें ब्लेड्स हो सकते हैं कटिंग burr में, और फिनिशिंग burr में इसका नंबर
12 से 40 तक चला जाता है। सो हमने समझ लिया कि ये वाला एरिया हो गया फ्लूट, और जब जो निकला हुआ एरिया होगा वो हो गया ब्लेड। ठीक है, ये सारे हो गए अपने ब्लेड एरिया। अब नेक्स्ट, अब ब्लेड एरिया है उसमें हमारा 2 प्रोजेक्शन निकला हुआ है हर एक फ्लूट के साथ। तो जो ब्लेड एरिया हमारे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के तरफ होगा, है ना, द ब्लेड एरिया विच इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसको कहते हैं द ब्लेड फेस और द रेक फेस। एंड जो भी जहां पे एरोज नहीं लगे हुए हैं, है ना, तो उनको कहते हैं द ब्लेड बैक या फिर फ्लैंक। आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले जो डिप्रेशन होगा उसको फ्लूट एरिया कहेंगे या चिप एरिया कहेंगे, उसका जो प्रोजेक्शन होगा उसको ब्लेड कहेंगे। अब उस प्रोजेक्शन में से जो ब्लेड एरिया टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बर जिधर मूव कर रहा है, उस एरिया वाले ब्लेड को कहेंगे ब्लेड फेस या फिर रेक फेस। और उसके दूसरे पीछे वाले एरिया को, जहां पे यहाँ पे मैंने सारे जगह एक तरफ ही बनाया है एरो, जैसे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो अब ये जो एरियाज बच गए, ये सारे एरियाज हो गए हमारे ब्लेड बैक या फिर फ्लैंक। सो रेक फेस क्या है? दीज आर द सरफेस ऑफ द बर ऑन द लीडिंग एज। लीडिंग एज यानी द वंस विच आर गोइंग टू टच द सरफेस ऑफ द, जो भी जिसका भी आप फिनिशिंग या पॉलिशिंग या कटिंग कर रहे हो इस बर को यूज करते हुए। एंड इसको और किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? द साइड ऑफ द टूथ, टूथ यानी ब्लेड, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं जो, द साइड ऑफ द ब्लेड ahead of the cutting edge in the direction of rotation। so जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उधर के साइड जो ahead है वो वाले ब्लेड एरिया को कहेंगे हम द ब्लेड फेस या रेक फेस। एंड अब ये जो दूसरा वाला रेड वाला पॉइंट एरो लगाया है मैंने, जो दूसरा पार्ट है ब्लेड का, उसको कहते हैं द ब्लेड बैक, फ्लैंक या क्लियरेंस फेस। इसमें से कोई भी टर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब हम बैक ब्लेड के बैक एरिया की बात कर रहे हैं। दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड एज द सरफेस ऑफ द बर्ड ऑन द ट्रेलिंग एज। सो पहले वाला ऑन द लीडिंग एज था, दिस इज ऑन द ट्रेलिंग एज। एंड या फिर इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑपोजिट और फॉलोइंग सरफेस ऑफ द टूथ फेस। ठीक है, तो पहले वाले रेक फेस का जो फॉलोइंग सरफेस होगा उसको बैक फेस कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। जिस तरफ रोटेट हो रहा है बर, हाँ, उधर वाले को कहेंगे रेक फेस और उसके पीछे वाले को कहेंगे ब्लेड का बैक या क्लियरेंस फेस। ठीक है, देन अब डिप्रेशन को कहेंगे फ्लूट या चिप, उसके बाद निकला उसमें से टूथ या फिर उसको ब्लेड कहते हैं। अब ये जहां पे जाके मिलेगा एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं कटिंग एज, और यहीं पे सारा एक्शन होता है बर का, या तो हम कटिंग कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं, या फिर हम पॉलिशिंग कर रहे हैं। सो बोथ द सरफेसेस ऑफ द ब्लेड टर्मिनेट इन द कटिंग एज। सो कटिंग सरफेस टचिंग, ये जो कटिंग एज है दैट ओनली टचेस द वर्क पीस। वर्क पीस का मतलब जो भी जिस भी चीज को आप फिनिश, पॉलिश या कट कर रहे हो, या तो आप डेंचर पे अगर ये बर यूज कर रहे हो तो डेंचर हो गया हमारा वर्क पीस, अगर दांत के ऊपर आप बर यूज कर रहे हो तो दांत हो गया हमारा वर्क पीस। ठीक है, सो फ्लूट एंड चिप एरिया इज द डिप्रेस्ड एरिया। उसमें से जो प्रोजेक्शन निकला वो ब्लेड हो गया। ब्लेड का एक साइड को हम रेक फेस कहेंगे, दूसरे साइड को क्लियरेंस फेस कहेंगे, और वो दोनों जहां जाके मिलेगा उसको कहेंगे कटिंग एज। अब ये कटिंग एज तो आपको एक पॉइंटेड एंड दिख रहा है, अगर यहीं पे पॉइंटेड एंड की जगह एक फ्लैट एंड हुआ तो उस फ्लैट एरिया को कहते हैं लैंड। ठीक है, सो ये लैंड क्या होता है? द प्लेन सरफेस इमिजिएटली फॉलोइंग द कटिंग एज। कटिंग एज के इमिजिएटली जो एक फ्लैट एरिया होता है उसको कहते हैं लैंड। अब हो गए हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर। इतने ही पॉइंट होते हैं, फालतू वहां हम इतना सोचते हैं कि टफ टॉपिक है ये। अब है रेडियल लाइन। अब रेडियल लाइन पढ़ने के बाद हम सारे एंगल्स पढ़ेंगे। रेडियल लाइन क्या होता है कि अब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तो सिर्फ यही रेडियल लाइन नहीं है, ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर आर द रेडियल लाइन। ठीक है, सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन कॉल्ड एज रेडियल लाइन। आई होप इट्स क्लियर। जो भी लाइन उसके सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होती है, दोज आर कॉल्ड द रेडियल लाइन्स। Now let's see the rake angle. This is the most important property of the design of the burr.
आपको ये अलग से शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, रेक एंगल। ठीक है, बहुत इजी है। ये कौन सा एंगल है? बिटवीन द टूथ फेस। अब टूथ फेस को रेक फेस भी कहते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। टूथ फेस यानी जो लीडिंग पार्ट ऑफ द ब्लेड अभी हमने पढ़ा था, और जो बीच में रेडियल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं रेक एंगल। इजी, द एंगल बिटवीन द टूथ फेस और रेक फेस एंड द रेडियल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड कटिंग एज। ठीक है, उसको कहेंगे रेक एंगल। अब ये जो रेक एंगल होते हैं ना, वो 3 तरह से होते हैं। या तो पॉजिटिव रेक एंगल होता है, इसको भी मैंने एक लाइन में बहुत इजी तरह से एक्सप्लेन किया है। पॉजिटिव रेक एंगल कौन सा होगा? इफ जो रेडियल लाइन है वो लीड करेगा, यानी वो आगे रहेगा रेक फेस से, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव रेक एंगल। ठीक है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, whenever you are asked this question you have to draw the diagrams also. सेकेंड आर द नेगेटिव वन। अगर ये जो रेक फेस है वो पहले चला गया, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, यहां पे क्या था कि ये है रेडियल लाइन, रेडियल लाइन पहले था और रेक फेस बाद में था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव में क्या है? रेडियल लाइन से पहले आपका रेक फेस आ गया। सो अगर रेक फेस पहले है रेडियल लाइन से, तो हमारा नेगेटिव रेक एंगल हो गया। तो आपको देखना है कि कौन सा आगे है। अगर रेडियल लाइन आगे है तो पॉजिटिव, रेडियस फेस आगे है, रेक फेस आगे है, तो फिर हो गया नेगेटिव रेक एंगल। एंड लास्ट वन इज द जीरो रेक एंगल। या इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेडियल लाइन है एंड रेक फेस है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम जीरो रेक एंगल। आई होप इट्स क्लियर। पॉजिटिव वाले में रेडियल लाइन लीड करती है, नेगेटिव वाले में रेक फेस लीड करता है, जीरो रेक एंगल में जो एंगल रेक फेस एंड रेडियल लाइन है, दोनों कोइंसाइड करती है। एंड नेक्स्ट वन इज द क्लियरेंस एंगल। अब क्लियरेंस एंगल जो है ना, अब ये अंदर जो भी बर का एरिया है उससे हटके है, तो क्लियरेंस एंगल थोड़ा सा अलग हो गया। क्लियरेंस एंगल क्या होता है? दिस इज द एंगल बिटवीन द क्लियरेंस फेस। वही ब्लेड का 2 पार्ट हमने देखा था ना, एक रेक फेस था, एक क्लियरेंस फेस था। तो क्लियरेंस फेस पीछे वाला पार्ट है। सो ये हो गया रेडियल रेक फेस और ये हो गया क्लियरेंस फेस। तो जो एंगल क्लियरेंस फेस से लेके हमारे यहाँ पे वर्क पीस, यानी जिस भी चीज के ऊपर आप ये बर यूज कर रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल बनता है, टूथ हो या रिस्टोरेशन हो, उनके बीच का जो एंगल बनता है उसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल। दैट कुड बी प्राइमरी क्लियरेंस एंगल, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल, या फिर रेडियल क्लियरेंस एंगल। प्राइमरी क्लियरेंस एंगल क्या होती है? दिस इज द एंगल बिटवीन द कटिंग एज, यानी कि ये वाला पार्ट कटिंग एज एंड द वर्क पीस। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क पीस। तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला, तो इसको कहेंगे प्राइमरी क्लियरेंस एंगल। अब अगर सिर्फ कटिंग एज होती ना, तो फिर हम सिर्फ प्राइमरी एक ही क्लियरेंस एंगल होता, लेकिन अगर कटिंग एज के साथ साथ वो लैंड भी है, तो एक सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल भी बनेगा। और उस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन द बैक ऑफ द टूथ, यानी कि क्लियरेंस फेस एंड द वर्क पीस। ये जो यहाँ पे आपको सेकेंडरी क्लियरेंस लिख रहा है। ठीक है, सिर्फ इस लैंड की वजह से ये प्राइमरी या सेकेंडरी होता है। अगर सिर्फ ये लैंड नहीं होता और सिर्फ कटिंग एज पॉइंटेड रहती, तो सिर्फ प्राइमरी होता अपना क्लियरेंस एंगल, लेकिन यहाँ लैंड भी है तो सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। रेडियल क्या होता है? व्हेन इट इज जो बैक ऑफ द बर होता है ना, दैट क्लियरेंस फेस, अगर वो कर्व्ड हुआ तो उसको रेडियल क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। अब पर्पस क्या होता है, क्यों हम इतना ध्यान दे रहे हैं क्लियरेंस एंगल पे, जो कि बर के अंदर की डिजाइन भी नहीं है, ये तो बर एंड वर्क पीस के बीच वाला एंगल है। ये क्यों होता है? टू प्रोवाइड द क्लियरेंस बिटवीन द वर्क एंड द कटिंग एज, ताकि क्या हो, जो टूल हो वो बहुत ज्यादा रब ना करे हमारे रिस्टोरेशन या टूथ से, और उसकी वजह से जो हीट जनरेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर क्लियरेंस एंगल को शुड बी स्मॉल, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि एडिशनल बल प्रोवाइड किया जा सके कटिंग एज का। जितना क्लियरेंस एंगल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बर का जो थिकनेस है वो उतना ही पतला होते जा रहा है। इसका मतलब अगर बर का बल्क ही कम हो जाएगा तो यूज करते करते टूटने के चांसेस बहुत है ना।
फ्रैक्चर, जो बर के जो टिप होते हैं ना उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस होता है, इसीलिए क्लियरेंस एंगल शुड बी स्मॉल ताकि हम उस बल प्रोवाइड कर सके उस बर में. और एनी डलिंग और फ्लैटनिंग मे प्रोवाइड अ प्लेन सरफेस टू रब अगेंस्ट द वर्क. ओके, एनी डलिंग ऑफ द क्लियरेंस एंगल की बात हो रही है. लास्ट part of the bird design is tooth angle or the blade angle. Okay, so what is it? This is the angle between the rake face and the clearance face. ठीक है, so अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो होता है उसको, जो डिप्रेस्ड एरिया होता है उसको फ्लूट या चिप कहते हैं, उसमें से जो प्रोजेक्शन निकलते हैं उसको ब्लेड कहते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन की तरफ ब्लेड का होगा फेस उसको हम कहेंगे रेक फेस, या और दूसरा जो उसके पीछे की तरफ होगा उसको कहेंगे क्लियरेंस फेस, है ना. उसके बाद हमने रेडियल लाइन पढ़ ली कि जो भी सेंटर ऑफ एक्सिस से जाएगा वो रेडियल लाइन हो गई. उसके बाद हमने क्या एंगल बनाया, जो रेक फेस और रेडियल लाइन के बीच का एंगल था उसको हमने रेक एंगल बना दिया, वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है. उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया क्लियरेंस एंगल जो कि वर्क पीस और हमारे क्लियरेंस फेस के बीच का एंगल है. लास्ट है टूथ एंगल. ये क्या हुआ, ये पूरे का पूरा, ये जो दो ब्लेड के दो पार्ट है ना उन दोनों के बीच का एंगल है. ठीक है, सो द एंगल बिटवीन द रेक फेस एंड द क्लियरेंस फेस इज कॉल्ड एज द टूथ एंगल. अब जितना ज्यादा ये टूथ एंगल होगा, जितना ग्रेटर द टूथ एंगल, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल रीइंफोर्स जो होता है ना कटिंग एज पे होता है, और लेस चांसेस होता है जो ब्लेड का एज होता है ना उसके फ्रैक्चर होने का. ठीक है, सो ग्रेटर द टूथ एंगल, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल जो कि वो रीइंफोर्स कर रहा है उसके एज को, और उतना ही कम चांसेस होगा ब्लेड फ्रैक्चर. जो भी हमने क्लियरेंस एंगल में भी ये पॉइंट डिस्कस किया. And carbide burrs are more brittle than the steel ones, so require greater tooth angle to minimize the fracture. So with this, we are done with the burr and burr design. Now let's see the factors affecting the cutting effectiveness. So there are so many factors. So here I have written 10. इतना भी लिख दो तो काफी है, इतना भी जान लो तो काफी है. और अभी तक जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े मोस्टली वही चीजें हैं. एक्सक्यूज मी. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कटिंग इफेक्टिवनेस में फर्स्ट फैक्टर इज द रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल एंड द ब्लेड एंगल. ठीक है, ब्लेड एंगल को टूथ एंगल भी कहते हैं. देन जो नेक का डायमीटर होता है वो भी उसकी इफेक्टिवनेस को फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है. देन नंबर ऑफ टीथ, कितने ब्लेड्स प्रेजेंट है उस बर में, ब्लर का डिजाइन कैसा है, जो सरफेस को वो यूज कर रहे हैं, वर्क पीस का जो हार्डनेस कितना है, नेचर कैसा है उसका, है ना. उसके बाद कटिंग एज का नेचर कैसा है, हार्डनेस कैसा है, इन्फ्लुएंस, कितनी लोड लगा रहे हैं हम, कितना मतलब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस बर से, वो होता है एक फैक्टर. कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बर यूज करने से, वो हो गया एक फैक्टर. अब हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज किया है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. एंड देन लास्ट वन इज द कॉन्सेंट्रिसिटी एंड रन आउट ऑफ द बर. ये मैं एक्सप्लेन करूंगी. So let's see the first one. First is the rake angle, clearance angle and the blade angle. अब जितना ज्यादा more positive the rake angle, उतना ही greater efficiency होगी बर की कट करने की. कैसे? हाँ, जितनी ज्यादा greater positive rake angle. पॉजिटिव रेक एंगल हमने पढ़ा था, जब रेडियल लाइन अहेड हो रेक फेस के तो उसको पॉजिटिव रेक एंगल कहते हैं, है ना. तो अगर वैसा होता है तो उतनी ही ग्रेटर एफिशिएंसी होगी बर की कट करने की. लेकिन अब ये तो हो गया, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे रेक एंगल को तो दो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं. क्या हो सकता है, एक तो कि वही चीज जो बल्क होगा ब्लेड का वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो एज होगा वो फ्लैट होने के चांसेस होंगे और फ्रैक्चर होने के, चिप ऑफ होने के चांसेस होंगे बर के ऑन द एज यूज करते समय. और जो चिप होगा, लार्जर द चिप टेंड्स टू क्लॉग, जितना जो फ्लूट एरिया, जो चिप एरिया होगा, अगर उसको बड़ा करते जा रहे हैं तो क्या होगा, उसमें जब हम कट कर रहे हैं, हम कुछ भी पॉलिश कर रहे हैं, तो जो भी उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो वहां जाके फ्लूट एरिया में क्लॉग कर देंगे उसको, है ना, वहां पे भर जाएंगे, वहां पे क्लॉग हो जाएगा.
इसीलिए whereas अब ये पॉजिटिव रेक एंगल का ड्रॉबैक्स हो गया, whereas a नेगेटिव रेक एंगल प्रोड्यूसेस अ चिप दैट इज स्मॉलर, ये जो फ्लूट एरिया वो स्मॉलर होता है। इससे क्या होता है कि जो भी क्लॉग नहीं होगा उसमें जो भी मटेरियल आएगा वो धीरे धीरे मूव अवे करेगा ब्लेड से, ठीक है। सो मोर द पॉजिटिव रेक एंगल मोर द कटिंग एफिशिएंसी, बट दैट कम्स अलोंग विद टू मेजर ड्रॉबैक्स। Next is the clearance angle. The clearance angle eliminates the friction between the cutting edge and the workpiece. इससे क्या होता है? That prevents the burr from digging excessively. बहुत अंदर जाने से उसको prevent करता है। जितना ज़्यादा हम clearance angle को reduce करेंगे, increase करेंगे, उतना ही कम होता जाएगा blade angle. I hope you understand. Blade angle क्या है? Blade दोनों blade के बीच का angle, और clearance angle क्या है? जो एक पार्ट ऑफ द ब्लेड और वर्क पीस के बीच का एंगल। तो अगर ये साइड का एंगल बढ़ रहा है तो ये साइड का एंगल कम होगा, है ना। अगर क्लियरेंस एंगल बढ़ रहा है तो आपका ब्लेड एंगल कम होगा, तो उससे क्या होगा, उससे फिर बल्क होगा कटिंग एज का, ब्लेड का, वो पतला हो जाएगा, एंड देन अगेन फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं यूज करते समय। देन लास्ट वन इज द ब्लेड एंगल इंक्रीजिंग, सेम थिंग, क्लियरेंस एंगल बढ़ा रहे तो रेक एंगल कम हो रहा है, ब्लेड एंगल कम हो रहा है। सो इंक्रीजिंग द ब्लेड एंगल, अगर वही चीज क्लियरेंस एंगल कम करके ब्लेड एंगल बढ़ा देंगे तो उससे रीइंफोर्स होगा और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट इज द नेक डायमीटर। अब जो नेक होता है वो शाफ्ट दो पार्ट ऑफ द बर को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये जो नेक है दैट इज टू स्मॉल इन डायमीटर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो जो लेटरल फोर्सेस मिलेंगे वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर यही नेक बहुत मोटा है, लार्ज नेक एरिया बना दिया, तो उससे क्या होगा, वो विजिबिलिटी हिंडर करेगा एंड रेस्ट्रिक्ट करेगा जो भी हम कूलेंट यूज कर रहे हैं उसको। सो as the head of the burr increases in length and diameter, the movement exerted by the lateral forces also increases. इसीलिए नेक को थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हमारा बर का हेड साइज बड़ा होगा उसी प्रपोर्शन में हमारा नेक साइज भी बड़ा होना चाहिए, वरना जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको वो लेटरल फोर्सेस को वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आर द नंबर ऑफ टीथ और ब्लेड्स। अब जो नंबर ऑफ टीथ है वो हमने देख लिया था कि जनरली इवन नंबर में 6 to 8 या 10 होते हैं। अब जितना ज्यादा, ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ कटिंग, जितनी स्पीड होगी व्हेन देयर इज मोर नंबर ऑफ टीथ इन द डेंटल बर, जितनी ज्यादा बर उतनी ज्यादा स्पीड होगी, एफिशिएंसी होगी उसकी, कटिंग एफिशिएंसी। हाउएवर अगर बहुत ज्यादा बर हो गए तो उसकी वजह से there might be insufficient space for chip removal, यानी फिर से वहीं पे क्लॉग होने लगेगा बर और उसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अगर ज्यादा ब्लेड्स हुए तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन टू मेनी ब्लेड्स के वजह से क्लॉग होने लगेगा बर एंड अगेन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो फ्यूअर आर द टीथ, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू वाइब्रेट। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि वो जो लैटरल फोर्सेस हैं वो उसको रेजिस्ट नहीं करना पड़ेगा और वो वाइब्रेट होने लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा हुए तो वो क्या होगा, जो चिप होगा वो उसको बाहर ही फ्लश नहीं कर पाएगा और वो क्लॉग कर देगा। सो दैट इज द नंबर ऑफ टीथ। सो इट शुड बी बिटवीन 6 to 10, नॉट टू लेस, अदरवाइज वाइब्रेशन होगा, और नॉट टू मोर, अदरवाइज क्लॉग हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। देन कम्स द बर डिजाइन। जो भी एडजस्टमेंट ऑफ ब्लेड होती है ना, जिससे हमें मैक्सिमम कटिंग एफिशिएंसी मिले, उसी को कहते हैं ब्लेड डिजाइन, बर डिजाइन। सो इफ द टू एंगल इज लेस देन द कटिंग एफिशिएंसी इज बेटर, बट इट डिक्रीजेस द लाइफ ऑफ द बर। ये सेम चीज जो अभी हमने जितना कुछ पढ़ा ना, उसी को समराइज करके एक लाइन में लिख दिया गया है। ये जो दो एंगल हमने पढ़े, टूथ एंगल एंड द क्लियरेंस एंगल, अगर ये कम है एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी, बट उसकी लाइफ ऑफ द बर जो होती है वो कम हो जाती है। देन हार्डनेस ऑफ द कटिंग एज, जितना ज्यादा हार्ड होगा हमारा कटिंग एज उतनी बेटर हमारी कटिंग एफिशिएंसी होगी। जितना ज्यादा टफर मटेरियल को उस बर को कट करना है ना, अगर वर्क पीस हमारा टफ होगा तो इट इज डिफिकल्ट टू कट, दिस इज वेरी ऑब्वियस। देन द इन्फ्लुएंस, मैक्सिमम लोड जो एक डेंटिस्ट अप्लाई कर सकता है एक बर से दैट इज 60 ग्राम्स,
ठीक है. So the for the given load applied by the dentist, जो cutting efficiency है that increases with speed of rotation. बट ये प्रपोर्शनल नहीं होता. ऐसा नहीं कि जितना आपको स्पीड बढ़ाना है उतना प्रेशर अप्लाई करते जाओ. नो. सो अप टू 1.5 lakhs RPM कटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है विथ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन, लेकिन इसके बाद वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है. तो इससे ऊपर स्पीड जाने का कोई मतलब नहीं है. देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने से जो पल्प होता है उसके डैमेज होने के चांसेस हैं. ठीक है. एंड दैट ऑल्सो डिक्रीजेज द बर्न लाइफ. Then coolants, there are so many coolants which we can use to decrease the effect, avoid the heat generation during cutting, and increase that in other hand increases the cutting efficiency. तो कौन कौन से कूलेंट यूज होते हैं? फर्स्ट इज द एयर. सिर्फ एयर भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो उतना इफेक्टिव होता नहीं है और बर्न के क्लॉग होने के भी चांसेस होते हैं. सेकेंड इज द वाटर. इफेक्टिव मीडियम होता है लेकिन जब वाटर स्प्रे यानी एयर और वाटर मिल गया तो एफिशिएंसी जो होती है 10% बढ़ जाती है कूलेंट की. इसीलिए हमेशा वाटर स्प्रेज ही यूज किया जाता है एज अ कूलेंट. देन कम्स द लास्ट फैक्टर विच इज कंसेंट्रिसिटी एंड रन आउट. अब कंसेंट्रिसिटी क्या होती है? इट इज द स्टैटिक मेजरमेंट ऑफ हाउ प्रिसाइजली एक सिंगल सर्कल स्क्राइब कर रहा है वो बर्र थ्रू द कटिंग एज ऑफ द ब्लेड. ठीक है. वो जो सिंगल राउंड पूरा स्क्राइब करेगा ना वो अपना कटिंग ब्लेड्स के थ्रू बर्र, उसको कहते हैं कंसेंट्रिसिटी. एंड रन आउट क्या होता है? रन आउट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्र हेड फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने देखा था एकदम सेंटर जो होगा ना वो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो उससे अगर वो हट गया सेंटर ऑफ रोटेशन से, वो दूर जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको कहते हैं रन आउट. तो बेसिकली रन आउट कुछ नहीं है, ए बस ई सेंट्रिसिटी यानी सेंटर पे नहीं रहेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्प्लेस हो जाएगा तो उसको कहते हैं रन आउट. सो इट मे बी ड्यू टू, एक तो हो सकता है कि ऑफ सेंट्रिक शैंक है. ठीक है. या फिर जो नेक है वो टेढ़ा हो गया है बर्र का, इसकी वजह से रन आउट होने के चांसेस है. या फिर जो चक है, चक इज समथिंग जिससे हम बर्र को सिक्योर करते हैं अपने हैंड पीस में, वो लूज हो गया या वर्न आउट हो गया, पुराना हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये रन आउट होने के चांसेस है. Although the rate of removal of the tooth appears to increase due to vibration, there will be inaccurate and uneven cavity cutting and generation of heat. So I hope you understood all the factors which affects the cutting efficiency of the burr. So with this, we are ending today's video. I hope you have understood this topic clearly and we'll come up with the next video very soon. Till then, happy studying.